अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग गांधी जी को अपना मसीहा मानते थे। गांधी जी पर उन्होंने विश्वास किया। अगर विश्वास किया तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए था। गांधी ने उनके साथ विश्वासघात किया। संविधान सभा में एक भी आदमी कांग्रेस की तरफ से ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन गांधी ने नहीं दिया। इसका परिणाम हुआ, संविधान लिखने का जब काम शुरू हुआ तो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में न होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को अदर बैकवर्ड क्लासेस की लड़ाई संविधान सभा में, बाबा साहब अम्बेडकर को ओबीसी की लड़ाई संविधान सभा में लड़ी। और इसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 340 आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन का अधिकार अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए प्रोविजन किया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ कांग्रेस के लोगों ने जो गद्दारी और धोखेबाजी और विश्वासघात किया, परिणाम क्या हुआ? 16 नवंबर 92 को रिजर्वेशन का अधिकार ओबीसी को मिला। 92 को ओबीसी को रिजर्वेशन का अधिकार मिला और 91 से एलपीजी शुरू हुआ। आरक्षण खत्म करने का कार्यक्रम 1 साल पहले शुरू हुआ और बाद में आरक्षण का अधिकार दिया। चलाकी, होशियारी। 91 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया और 92 16 नवंबर 92 को रिजर्वेशन का अधिकार ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और दिया। 17 अगस्त 1932 को अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला, क्योंकि 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और इस कम्युनल अवार्ड के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला और 16 नवंबर 92 को ओबीसी को अधिकार मिला। 60 साल का अंतर है, ओबीसी को 60 साल बाद अधिकार मिला। ये परिणाम ओबीसी ने गांधी जी पर विश्वास किया और गांधी जी ने और कांग्रेस ने उनके साथ विश्वासघात किया। इसका परिणाम था। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि आजादी का आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से सवर्णों का वर्चस्व, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए सुनियोजित तरीके से किया, योजनाबद्ध तरीके से किया। जो उदाहरण बात अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलते ही नहीं। आपको मालूम है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। वर्मा जी यहां हाई कोर्ट के वकील हैं और उनको वो फंडामेंटल राइट को आधार लेकर ही केस उनकी खड़ी करते रहते हैं। मैं वकील नहीं हूं। ये फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण आजादी है, पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार केवल मात्र अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है और बोलने की पूरी आजादी है। कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने की पूरी आजादी है, परंतु हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, नेता है, उन पर पाबंदी लगाई गई है। अगर बोलोगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको बिल्कुल बोलना नहीं है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में हम कहते हैं कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट से हमने बहुत सी परंपराएं ली। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में व्हिप निकालने का पार्टियों को अधिकार नहीं है, मगर भारत के पार्लियामेंट में व्हिप निकालने का अधिकार है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये होगा, वो होगा। पार्टी के नेताओं को यह अधिकार है और इस वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के मेंबर पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट में अपना मुंह नहीं खोलते, बोलते नहीं है। अगर उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ना बोलने देने के लिए मजबूर किया, इसका मतलब है उन्होंने हमारे नेताओं को गुलाम बनाया। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप अपना नेता समझते हैं तो उन्होंने आपके नेताओं को गुलाम बनाया। अगर जो लोग
54 साल की आजादी में आपके नेताओं को गुलाम बना सकते हैं, तो क्या ये आजादी आपकी आजादी है? नेताओं को आपको तो कुत्ता भी नहीं पूछता है। नेताओं की बोल रहा हूं मैं, आपको कौन पूछता है? नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। शरद पवार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपनी इच्छा से बोलता है, जेमिनी है, उनके मित्र है, जानते हैं। अपनी इच्छा से बोलने की इच्छा एक आध बार शरद पवार को हुई, एक आध बार हुई, कभी होती नहीं है मगर हुई। हुकी आई, हमारे मराठी में उसको हुकी आई बोलते हैं। बोला तो उसका पत्ता ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी से साफ कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 18 लोगों में रिस्पेक्टेड व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग मैन, बोलने नहीं दिया। बोलने की आजादी, गुलामी किसको कहते हैं? जो तुम्हारा अधिकार है वो तुमको बोलने नहीं दिया जाता। गुलामी आखिरी है क्या? इससे प्रमाणित होता है आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं है, उनके आजादी का आंदोलन है। जो अंग्रेजों के समय में जो ब्राह्मण, ये बात मैं आपको बताऊं, 81 में रामविलास पासवान 81 में हमारे चंडीगढ़ के अधिवेशन में आए, क्योंकि चंडीगढ़ के अधिवेशन में कर्पूरी ठाकुर को हमने चीफ गेस्ट बुलाया था और रामविलास पासवान को कर्पूरी ठाकुर ने टिकट देकर मेंबर पार्लियामेंट बनाया था। उस समय रामविलास पासवान 28 साल का लौंडा था। आपको शायद ये शब्द ठीक नहीं लगता हो मगर ये सच है। तो क्या कर रहा था उस समय मालूम है? 81 में वो कर्पूरी ठाकुर का झोला अपने साथ टांग कर आ रहा था, पीछे पीछे। कर्पूरी ठाकुर का झोला समाजवादियों की पहचान हुआ करती थी, वो झोला रखा करते थे। वो झोला टांग कर उसका वाहक बना हुआ था पीछे पीछे 81 के चंडीगढ़ के अधिवेशन में। तो कर्पूरी ठाकुर को हमने बोलने के लिए दिया तो उन्होंने कहा मुझे भी थोड़ा सा 5-10 मिनट, चलो तुम भी बोलो। तो क्या कहा, रिकॉर्ड में है, हमारे छापा हुआ है। उन्होंने बामसेब के लोगों को अपील किया कि हम भी पॉलिटिकली बाउंडेड लेबर है, हमको भी आजाद करो। हमने छापा है, छपा हुआ है, 81 का हमारे पास ऑपरेशन इंडियन है, छपा हुआ है। हम भी पॉलिटिकली बाउंडेड लेबर है, हमको आजाद करो। उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि गुलामी में ब्राह्मण इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी बनने लायक नहीं थे। 14 अगस्त 1947 को 7 तक जो ब्राह्मण इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर बनने के लायक नहीं थे, वो 15 अगस्त को आईजी और डीआईजी बन गए। खास बात कही, वो 15 अगस्त को आईजी और डीआईजी बन गए। गुलामी में कायस्थ सबसे ज्यादा आईसीएस हुआ करते थे, क्योंकि वो रियली इंटेलिजेंस हुआ करते थे। तो अंग्रेजों के समय में भी वो आईसीएस हुआ करते थे। सबसे ज्यादा संख्या में आईसीएस कायस्थ हुआ करते थे, कायस्थ शूद्र थे। मगर आजादी के अंदर क्या हुआ, जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी बनने के लायक नहीं थे अंग्रेजों के समय में, वो आजादी में आज 71% ब्यूरोक्रेसी में आईएएस आईपीएस लोग जो है वो ब्राह्मण है। क्या वो मेरिट की वजह से? मेरिट की वजह से नहीं, आजादी का आंदोलन ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने यह सारा कुछ किया। जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का काम करते रहे और अखबार वाले लिखते रहे जवाहरलाल जी बहुत प्रगतिशील है, बहुत लोकतांत्रिक है, सेकुलर है, बच्चों के चाचा है। न जाने साले हम उल्लू लोग, बेवकूफ लोग, गधे लोग क्या क्या जवाहरलाल को कहते रहते हैं। 3% ब्राह्मणों को अगर 60% टिकटें जवाहरलाल ने दी, 56% ब्राह्मण अगर उन्होंने चुनवा कर लाए, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जवाहरलाल जी प्रगतिशील है, लोकतांत्रिक है, सेकुलर है, नहीं कहा जा सकता।
मगर हम उल्लू लोग, हमको प्रचार माध्यमों ने ऐसी छाप बनाई है, और ऐसी छाप बनाने का अभियान क्यों चलाया गया कि उसी समय छुप छुप कर जवाहरलाल जी ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन चला रहे थे। ये काम जवाहरलाल जी बड़े शांति से कर सके, इसलिए उनकी एक इमेज प्रचार माध्यमों के माध्यम से बनाई गई, ताकि ये षड्यंत्रकारी काम को वो अंजाम दे सके। जब वो षड्यंत्र कर रहे थे तब वो देशभक्त है ऐसा प्रचार हो रहा था। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उस पर पार्लियामेंट में क्या स्टेटमेंट दिया कि बाबरी मस्जिद गिराया जाना, उस पर क्या स्टेटमेंट दिया आप जानते हैं? राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण था। जब ये देशद्रोह करते हैं तो उसको भी राष्ट्रभक्ति कहते हैं। तो ये जो षड्यंत्रकारी कार्य हो रहा था, उसी समय जो ये कार्य कर रहे थे उसके लिए एक इमेज बनाने का कार्य चल रहा था, ताकि वो काम जो षड्यंत्रकारी काम है उसको अंजाम दिया जा सके। तो साथियों, आजादी का जो आंदोलन था वो आजादी का आंदोलन नहीं था। ये ब्राह्मणों का आजादी के आंदोलन में वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। आखिरी उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनाव लड़ना पड़ता है, और ये जॉइंट इलेक्टोरेट गांधी जी की वजह से हुआ। आप जानते हो ये जॉइंट इलेक्टोरेट का कितना भयानक परिणाम हुआ। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, सभ्य समाज बिल्कुल इस पर यकीन नहीं कर सकता, इतना भयानक परिणाम हुआ। दुनिया वाले ये कहते हैं, या दुनिया में जाकर हमारे देश के नेता कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और व्यवस्था के तहत निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं। वास्तव में अगर ऐसा हुआ होता तो हमें कोई एतराज नहीं था। अगर ऐसा हुआ होता बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं था, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा वो कहते हैं। दुनिया में जाकर, बाहर जाकर कहते हैं भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत हम जिनको चुनना चाहते हैं चुन नहीं सकते, और हम जिनको चुनना नहीं चाहते हम उनको हरा नहीं सकते। हम जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुन नहीं सकते, हम जिनको हराना चाहते हैं हम उनको बिल्कुल हरा नहीं सकते। परिणाम हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में कहता हूं कि पूना पैक्ट ने यह परिणाम किया, और पूना पैक्ट डिसफ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। पता नहीं हमारे लोगों को ये बात जो मैं कह रहा हूं समझ में भी आ रही या नहीं आ रही। कितनी भयानक बात है। लोकतंत्र एक आशा है, आम आदमी के लिए लोकतंत्र एक आशा है। वो ये आशा कर सकता है कि हमारे पास जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार का उपयोग एक न एक दिन करके हम अपनी आजादी हासिल कर लेंगे, हक और अधिकार हासिल कर लेंगे, इसका उपयोग करेंगे और हासिल करेंगे। परंतु जॉइंट इलेक्टोरेट के माध्यम से उन्होंने क्या किया? पूना पैक्ट डिसफ्रेंचाइज्ड अवर पीपल। इसका मतलब है कि उन्होंने, संविधान ने तो हमको वोट का अधिकार दिया, मगर वोट का अधिकार प्रभावहीन बना दिया। डिसफ्रेंचाइज्ड, प्रभावहीन बना दिया। वोट को प्रभावी नहीं होने दिया जाता, मतलब हम जिसको चुनना चाहते हैं चुन नहीं सकते, जिसको नहीं चुनना चाहते हैं वही हमारा नेता बनता है, वही हमारा प्रतिनिधि बनता है। इसने हमारे वोट के अधिकार को खत्म कर दिया। केवल संविधान में ये लिखा हुआ है वोट का अधिकार, मगर उसको प्रभावी हम जैसा करना चाहते थे गांधी जी ने वो करने नहीं दिया, और डिसफ्रेंचाइज्ड कर दिया। और इस डिसफ्रेंचाइज ने इतना भयानक परिणाम ला दिया कि जो लोकतांत्रिक अधिकार जिस वोट के अधिकार पर खड़े हैं वो सारे के सारे प्रभावहीन बन गए। देश में संविधान लागू नहीं हुआ, उसके लिए जॉइंट इलेक्टोरेट जिम्मेवार है, जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए गांधी जी जिम्मेवार है, और गांधी जी इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो ब्राह्मण राज की स्थापना करना चाहते थे। आजादी का आंदोलन नहीं था, आर्य ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन था। इन सारे उदाहरणों से, सारी बातों से
सारे लॉजिक से यही प्रमाणित होता है कि आजादी का आंदोलन नहीं था, आर्य ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्थापित करने का आंदोलन था। साथियों, जो जानकारी, जो विश्लेषण, जो कंक्लूजन आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इसके पहले इस तरह का मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई विश्लेषण, इस तरह की कोई जानकारी, इस तरह की कोई बातें हमारे पास, कोई लिटरेचर अवेलेबल हो, कोई साहित्य अवेलेबल हो। मेरी आज तक जानकारी में नहीं बात आई। इसलिए हमारे लोगों का मन और मस्तिष्क वो जो कह रहे हैं कि आजाद हुआ, उन्हीं को मानते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि जब तक हमारे लोग ये मानते रहे कि देश आजाद हुआ, तब तक हम अपने आजादी का आंदोलन शुरू नहीं कर सकते। जब तक वो ये नहीं मानेंगे कि हम आजाद नहीं हुए, और जिस दिन लोग ये मानेंगे कि हम आजाद नहीं हुए, उसी दिन से हमारे आजादी का आंदोलन शुरू हो सकता है। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है, इतना साधारण मामला नहीं है जिसको आप साधारण ढंग से मत लीजिए। इसलिए आप ध्यान से सुने, आपने ध्यान से सुना और इस बात को, इसके मंतव्य को, इसके अर्थ को, इसके आशय को, इसके संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इतनी आशा करते हुए अपनी बात यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद।